Great power rivalry or realpolitik is a term being used by various scholars of international relations and academicians to depict the complex, zero-sum, and confrontational interplay between the United States and China on one hand and Russia and US on the other. Indeed, such conflictual and decisive nature of interactions between major powers have altered the rules of the game, interstate engagements, and the very nature of global politics. Resultantly, anarchy and state of nature appears to have gained their roots all across, leading to disturb the tectonic plates of the receding order, eroding the efficacy of shared interests, and scraping multilateral norms and practices. Here it is pertinent to mention that while states have made it custom to go their way, and collective threats going all the way to inflict unacceptable damages in an impartial manner, against this backdrop, in today's sitting we will try to decode the maturing crisis situation as a consequence of beggar thy rival postures of major states and the ensuing ramifications for states in the subsystem, especially Pakistan. Yes, LA people, I believe you're doing great and I welcome and appreciate your presence in Cuckoo's Study Lab. Like everyday interactions between individuals, global politics में states के बीच में भी यही रूल एंड लॉ है कि जब भी किसी स्टेट का कोई इंटरेस्ट एट स्टेक हो और हर्ट हो रहा हो टू इन पार्ट टू अदर, तो उस स्टेट की तरफ से एक रिस्पॉन्स एंड एक रिएक्शन आता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर यूएस चाइना रिलेशंस को स्टडी करें तो हमें ये पता चलता है कि चाइना के राइज की वजह से यूएस के जो डिफरेंट इंटरेस्ट थे वो हर्ट हो रहे हैं। मैंने अपने एक प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को ग्लोबल ऑर्डर और लिबरल मेरिटोक्रेटिक ऑर्डर के बारे में कंप्रिहेंसिव मैनर में बताया था कि एक ऐसा सिस्टम और ऑपरेटिंग सेटअप यूएस ने इस्टेब्लिश किया था इन द आफ्टरमेथ ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसके थ्रू यूएस ने यह कोशिश की कि न सिर्फ अपने इंटरेस्ट को परसू करे बल्कि उसको फर्दर भी करे और कोई ऐसा चैलेंज या किसी ऐसे स्टेट की राइज को कर्ब करे जो उसके इन्फ्लुएंस एंड इंटरेस्ट को हर्ट कर सके। चाइना के राइज की वजह से या चाइना के राइज ने यूएस के जो डिफरेंट इंटरेस्ट थे उनको न सिर्फ हर्ट किया है बल्कि यूएस का जो एक ट्रेडिशनल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होता था उसको चाइना रिप्लेस कर रहा है थ्रू इट्स सर्टेन इनिशिएटिव्स जिनको हम आज पढ़ेंगे। इस टॉपिक को समझने के लिए ये मस्ट है कि हमें सबसे पहले यूएस के डिफरेंट जो इंटरेस्ट की बात बार बार हम करेंगे इस लेक्चर में उनको हम समझें, फिर ये देखें कि चाइना ने ऐसा क्या किया जिनकी वजह से यूएस के वो इंटरेस्ट जो है ना वो एट स्टेक हैं और हर्ट हो रहे हैं, या वो इंटरेस्ट जो है ना वो उनसे यूएस डिप्राइव हो रहा है। अगर इंटरेस्ट की बात कर लें यूएस की बीइंग एन एग्जिस्टिंग हेजेमन, सर्टेन इंटरेस्ट को लिस्ट फॉर्म में आपको मैं बताता हूं ताकि आप लोगों को क्लैरिटी हो। सर्टेन इंटरेस्ट ये हैं: मेंटेनिंग प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबरलिज्म, फर्दर प्रमोशन ऑफ फ्री मार्केट डेमोक्रेसीज, projection of democratic values as a prerequisites to modernization, prosperity and development. अगर आगे चले जाएं तो perpetual presence of the dollar as global reserve currency, moreover freedom of navigations and salience of communications जिसको यूएस इंश्योर करवाना चाहता है या कोशिश कर रहा है through its free FOIP strategy. नेक्स्ट, हेजिंग राइज ऑफ अ पोटेंशियल कंपैरेटर, जैसे कि चाइना एक कंपैरेटर है टू यूएस हेजेमनी जिसको यूएस जो है ना वो सर्टेन स्ट्रेटजीज के थ्रू उसके राइज को कर्ब एंड कंटेन करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूशनल सुप्रीमेसी, क्योंकि हमें पता है कि जो यूएस लेड इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड सो फोर्थ, ये सारे इनको सर्टेन इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि दीज इंस्टीट्यूशंस आर माउथ पीसेस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स in that they help United States further its interest and achieve it at the expense and to the detriment of other states. Next, democratization of politics या polities, फिर उसके बाद capitalization of economies. Next, exploration and exploitation of untapped or otherwise markets, फिर उसके बाद monopolization of oil and gas sector and maintaining यूनिपोलर हेजेमनी। ये हमारे पास सर्टेन यूएस के इंटरेस्ट हैं जिनके लिए यूएस 1945 से लेके अब तक डिफरेंट मैन्यूवरिंग्स एंड डिफरेंट टैक्टिक्स यूएस प्ले करता रहा है। अब हम बात करते हैं कि चाइना के फिनोमिनल राइज की वजह से ऐसा मतलब क्यों चाइना के फिनोमिनल राइज को यूएस एक थ्रेट परसीव करता है, या क्या चाइना का राइज सच में यूएस की हेजेमनी को थ्रेट करता है कि नहीं।
तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास एक यहाँ पे एक नोटेबल फिगर की एक स्टेटमेंट है। नोटेबल फिगर आप जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, रॉबर्ट कागान। कागान कहते हैं कि चाइना's rise poses a direct threat to unipolar order and thus US hegemony. Western media outlets and academic writers जो है ना वो चाइना के certain activities को एक थ्रेट कंसीडर करते हैं टू यूएस इन्फ्लुएंस एंड हेजमनी। अगर उन एक्टिविटीज़ को हम कंसीडर कर लें तो सबसे पहले हमारे पास है एक फैक्ट है या एक डेवलपमेंट है जो कि यूएस के लिए काफ़ी अमेजिंग है या यूएस के लिए काफ़ी एक फेयर कॉजिंग एक डेवलपमेंट है। जैसे कि आपको पता है कि चाइना जो है वो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है इस टाइम विद एन अनपैरेलल्ड लेटेंट पावर, और इस वजह से यूएस बड़ा परेशान है कि चाइना की इकोनॉमी जिस मैनर में ग्रो कर रही है इसने फ़ौरन से जो है ना वो विद इन सर्टन डेकेड्स यूएस की इकोनॉमी को इक्लिप्स करना है। ये एक परेशानी की बात है यूएस के लिए। ये देख लें तो चाइना सर्टन ट्रेड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स को साइन और ऑथर कर रहा है जो कि फर्दर एक फेयर कॉजिंग एलिमेंट है फॉर यूएस। अब अगर उन इनिशिएटिव्स की बात या प्रोजेक्ट्स की बात करें तो आपको पता है रीजनल कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के नाम से एक ट्रेडिंग ब्लॉक बनाया है चाइना ने। इसी तरह ब्री है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब ऐसे प्रोजेक्ट्स स्पेशली जब ब्री की बात कर लें तो वेस्टर्न राइटर्स इस प्रोजेक्ट और इनिशिएटिव या एक डेवलपमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट को ऐसे इसको डिपिक्ट करते हैं जैसे कि चाइना जो है ना वो अपने ब्री के थ्रू जस्ट लाइक द यूएस ड्यूरिंग 1950s, जिस तरह यूएस ने एक मार्शल प्लान के नाम से एक इंफ्रास्ट्रक्चरल और एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था, वैसे ही चाइना 21st सेंचुरी में ब्री के थ्रू अपने इन्फ्लुएंस को न सिर्फ इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहता है बल्कि अपनी इमेज में और अपने फेवर में एक ऐसे ऑर्डर को क्रिएट चाइना इस्टेब्लिश करना चाहता है जो कि यूएस ऑर्डर को या यूएस लेट ऑर्डर को चैलेंज न सिर्फ चैलेंज करे बल्कि उसको रिप्लेस करे। तो ये सर्टेन नैरेटिव्स हैं। आगे देख लें, चाइना भी लाइक यूएस इन द आफ्टरमेथ ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऐसे स्टेचर के इंस्टीट्यूशंस को चाइना इस्टेब्लिश कर रहा है जैसे यूएस ने 1945 के बाद किए थे। अगर चाइना के उन इंस्टीट्यूशंस की बात कर लें तो उनमें हमारे पास एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक है जो कि एक काउंटर पार्ट समझा जाता है टू वर्ल्ड बैंक, यूएस वर्ल्ड बैंक। आगे देख लें, ब्री है जिसके बारे में बताया कि ब्री इज इक्विवेलेंट टू यूनाइटेड स्टेट्स मार्शल प्लान। इसी तरह अगर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसको प्रेजेंट किया जाता है या जा रहा है वेस्टर्न ऑथर्स की तरफ से, जैसे एससीओ जो है ना वो जो यूएस लेड और यूएस एस्टैब्लिश यूएन है। सिमिलरली वेस्टर्न फॉरेन पॉलिसी मेकर्स और फॉरेन पॉलिसी एलीट को चाइना से ये भी इशू है कि चाइना रशिया के साथ मिलकर जो ग्लोबल ट्रेड है उसको डी डॉलराइज कर रहा है। डी डॉलराइजेशन से मतलब ये है कि चाइना डिफरेंट नेशंस के साथ ट्रेड को कैरी आउट करना चाहता है इन डोमेस्टिक करेंसीज इंस्टेड ऑफ डॉलर्स। यूएस ने, जैसे आप लोगों को पता है कि अपने ऑर्डर एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स के थ्रू डॉलर को ग्लोबल रिजर्व करेंसी बनाया, ठीक। अब और यही डॉलर की जो ग्लोबल रिजर्व करेंसी की जो डॉलर की जो एक्सटेंडिंग है उसकी वजह से यूएस का जो एक सैंक्शन रिजीम है वो काम करता है। सैंक्शन रिजीम से मतलब ये है कि यूएस हर उस नेशन के ऊपर सैंक्शंस इंप्लीमेंट और अप्लाई करता है जो कि यूएस की बात को मानने से इनकार करे, लाइक नॉर्थ कोरिया है, ईरान है। तो जब ग्लोबल ट्रेड डी डॉलराइज होगी तो जो डॉलर की एक्सटेंडिंग है या एक पोटेंशियल है जो बिहेवियर चेंज करवाने के लिए डॉलर को जैसे यूज़ करता है यूएस, उस एबिलिटी से यूएस डिप्राइव होगा, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो इससे ज़्यादा मतलब खतरे वाली बात यूएस के लिए और क्या हो सकती है। आगे अगर चले जाएं तो एक और इशू भी है वेस्टर्न नेशन स्पेशली यूएस को, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ का ट्रेडिशनली ये मानना था कि कंट्रीज़ को मॉडर्नाइजेशन के लिए डेमोक्रेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन ऑफ मार्केट और इकोनॉमी मस्ट है, जबकि चाइना ने अपनी जो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फिलॉसफी है उसके थ्रू यूएस एंड वेस्टर्न नेशंस के इस कंसेप्शन को गलत प्रूफ किया है कि डेवलपमेंट, प्रॉस्पेरिटी एंड मॉडर्नाइजेशन के लिए डेमोक्रेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टेट्स कमांड इकोनॉमीज होते हुए भी अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक गेन्स और ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं। तो जब इस चाइना के इस एक टेंजिबल एक डेवलपमेंट की वजह से या चाइना ने जिस मैनर में ग्रो किया है इस ग्रोथ की वजह से यूएस एंड वेस्टर्न कंट्रीज़ को ये डर है कि उनका जो नैरेटिव है, उनकी जो आइडियोलॉजिकल जो उनकी अंडरपिनिंग्स हैं या जो उनके फ्रेमवर्क्स हैं पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक की वायबिलिटी और उनकी इफेक्टिवनेस कम हो गई है ड्यू इन पार्ट टू चाइना's rise despite being a non-liberal and non-democratic nation। एक इशू ये है।
आगे अगर चले जाते हैं, अब जैसे कि चाइना का अगर हम उसको मिलिट्री टर्म्स में देख लें, तो चाइना का जैसे वेस्टर्न राइटर्स लिखते हैं कि चाइना की जो असर्टिवनेस है या प्रोएक्टिव रोल है ग्लोबल पॉलिटिक्स में, इसकी वजह से यूएस भी काफ़ी परेशान है। बल्कि यही बात है जो कि यूएस को ज़्यादा परेशान कर रही है कि चाइना पहले एक साइलेंट स्पेक्टेटर था, लेकिन अब एक असर्टिव रोल प्ले कर रहा है, एक जो है ना वो एक प्रोएक्टिव रोल चाइना प्ले कर रहा है ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस एंड पॉलिटिक्स में। एक इशू ये है। फर्दर अगर फॉरेन पॉलिसी के रेलम की बात कर लें, तो इससे पहले यानी प्रीवियस सेंचुरी अगर बात कर लें या इवन 2010 तक भी बात कर लें, तो चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसकी नेचर थी रूल टेकर, यानी चाइनीज़ जो है ना वो जो ऑर्डर था या जो अभी जो रिसीड ऑर्डर कर रहा है, उस ऑर्डर के अंदर जो रेगुलेशंस या जो डायरेक्शंस मिलते थे फ्रॉम यूएस एंड वेस्टर्न कंट्रीज, चाइना उनको इम्प्लीमेंट और उनको फॉलो करता था। लेकिन चाइना ने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से, अपने इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस की वजह से अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है फ्रॉम बीइंग अ रूल टेकर टू बिकमिंग अ रूल मेकर। और यही बात एक और भी ये एरिया है जो कि यूएस को परेशान कर रहा है। आगे चले जाएं तो न्यू ट्रेड एग्रीमेंट्स की बात की हमने पहले बात कर चुके हैं, जिसमें यूएस नहीं है, लाइक रीजनल कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसमें यूएस है ही नहीं। तो ऐसे एग्रीमेंट्स के थ्रू चाइना जो है वो इस रीजन में, यानी कि इस तरह के इनिशिएटिव्स के थ्रू चाइना एशिया पैसिफिक या इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसमें यूएस के इंटरेस्ट को, यूएस के इन्फ्लुएंस को और यूएस के प्रेजेंस को थ्रेट कर रहा है। ठीक, आगे चले जाते हैं। चाइना मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन कर रहा है, ब्लू नेवी एक इस्टेब्लिश कर रहा है, और जो वेव्स हैं या सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं उनके ऊपर कंट्रोल करना चाहता है थ्रू इट्स स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटजी एंड सो फोर्थ। एक ग्रीवांस ये भी है वेस्टर्न नेशंस को। फिर उसके बाद चाइना जो है ना वो आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है, और उन आइलैंड्स में एंटी एरियल एसेस डिनाइल स्ट्रेटजी या ऐसे सिस्टम्स को वहाँ पे इस्टेब्लिश और इंस्टॉल करता है टू द डेट्रीमेंट ऑफ फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, जिसको यूएस ने अपनी फोइब जो स्ट्रेटजी है उसमें भी कैटेगोरिकली वहाँ पर मेंशन किया है कि चाइना अपने आर्टिफिशियल आइलैंड्स के थ्रू वहाँ यानी साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में जो एक फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का जो एक प्रिंसिपल है उसको चाइना डिस्टर्ब कर रहा है। एक इशू ये है। आगे चले जाएं तो चाइना हर उस रीजन में इंटर हो रहा है जहाँ से यूएस एग्जिट कर रहा है, लाइक मिडिल ईस्ट है, अफगानिस्तान है। फर्दर अगर कंसीडर कर लें तो चाइना जो है ना वो मल्टीलेटरल या जिनको हम कहते हैं TNCs ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस के साथ अपने रिलेशंस को सॉलिडिफाई कर रहा है, लाइक शेल है, एक्सॉन मोबिल है, वगैरह वगैरह। ठीक, आखिर अगर देख लें तो चाइना जो है ना वेस्टर्न नेशंस के अकॉर्डिंग चाइना अपने कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को प्रीच कर रहा है अक्रॉस द ग्लोब इन अ बिट टू फोर्टिफाई इट्स सॉफ्ट पावर। जैसे यूएस डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के थ्रू यूएस करता रहा है, वैसे ही चाइना के बारे में ये बताया जा रहा है या कंसिडर किया जा रहा है कि चाइना अपने जो उसके जो कल्चरल नॉर्म्स हैं या उसके जो वैल्यूज़ हैं चाइना उनको प्रीच करना चाहता है। तो ये सर्टन ऐसे पॉइंट्स और एरियाज हैं जिनकी वजह से यूएस चाइना रिलेशंस की जो नेचर है वो इंटेंसिफाई हो रही है, या ऐसे कंसिडर कर लें ये वो सर्टन डेवलपमेंट्स हैं जिनको कंसिडर करते हुए चाइना का मानना ये है कि चाइना जो है ना वो यूएस की हेजेमनी, यूएस के इंटरेस्ट को एंड यूएस के इन्फ्लुएंस को चैलेंज कर रहा है। इसी वजह से चाइना के साथ यूएस ने खुद को क्लॉक किया है इन कोल्ड वॉर सिचुएशन। इस सारी सिचुएशन एंड डेवलपमेंट से जिस क्लास को ज़्यादा इश्यूज का सामना है वो यूएस में जो कॉर्पोरेट सेक्टर है या जो जिसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट एलीट जो सेक्टर है उसको है। यूएस हिस्ट्री के स्टूडेंट्स को आइडिया है कि जो सक्सेसिव यूएस एडमिनिस्ट्रेशंस रही हैं अब तक या जो कैबिनेट्स यूएस की हैं उनमें लार्ज चंक में वो लोग होते हैं जिनका ताल्लुक डायरेक्टली बिजनेस से होता है। अगर प्रीवियस यूएस प्रेसिडेंट की बात कर लें, फॉर एन इंस्टेंस डोनाल्ड ट्रंप की बात कर लें, तो बाय प्रोफेशन डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन हैं जो कि पॉलिटिक्स में आए और वापस बिजनेस में चले गए। अब चाइना की एंटी डेमोक्रेटिक और जो एक वाइडली इस्टेब्लिश और एक्सरसाइज रूल्स जो हैं ट्रेड एंड इकोनॉमी में, उनको अगर चाइना ब्रीच करता रहता है, उनको मैनिपुलेट करता रहता है या उनको डिस्टॉर्ट करता है टू इट्स ओन इंटरेस्ट, तो उससे जो कॉर्पोरेट सेक्टर है